नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आयकर अधिनियम 1961 के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो सबसे पहले हम लोग आयकर अधिनियम के इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि इतिहास में आयकर जो है इससे संबंधित कहाँ पर साक्ष्य मिला और कहाँ पर कैसा कर लगाया जाता था। तो प्राचीन काल में भी जो शासक व राज्य थे वहाँ पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाए जाते थे। सबसे पहले अगर बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, तो कराधान का जो उल्लेख है वो अशोक के लुम्बिनी लेख, जो कि अशोक का एक स्तंभ लेख है, उसमें मिलता है और उसमें बताया गया है कि आय का 1/8वां भाग जो है वह टैक्स के रूप में लिया जाता था। बौद्धायन ग्रंथ में भी उल्लेख मिला है कि राजा प्रजा से 1/6वां भाग जो है वह लेते थे टैक्स के रूप में। और 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा राजकोष को भरने के लिए पहला आयकर अधिनियम पेश किया गया था। वह किया गया था फरवरी 1860 में, और उस समय जो ब्रिटिश वित्त मंत्री थे वो थे जेम्स विल्सन। तो इन्हीं के द्वारा जो था आयकर अधिनियम पेश किया गया था। इसके 4 आधार थे जिन पर टैक्स लगाया जाता था: वेतन एवं पेंशन पर, भू संपत्ति पर, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी पर, और वार्षिक और लाभांश पर। ये 4 प्रमुख आधार थे जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा राजकोष भरने के लिए टैक्स लगाया गया था। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में कृषि पर आयकर नहीं लगता है, लेकिन 1857 के समय ब्रिटिश सरकार ने यह टैक्स लगाया था। ठीक है, तो ये इतिहास के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है आयकर से संबंधित। अब हम लोग आयकर अधिनियम 1961 के बारे में बात कर लेते हैं। इस आयकर अधिनियम का उद्देश्य भारत में व्यक्तियों, व्यवसायों व अन्य संस्थानों द्वारा अर्जित आय पर कर लगाना और एकत्र करना है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में कमाई जाती है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम इकट्ठा की जाती है किसी व्यक्ति द्वारा, व्यवसाय द्वारा या अन्य संस्थानों द्वारा, उस पर टैक्स लगाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह सरकार जो है ये राजस्व उत्पन्न करने के लिए टैक्स लगाती है, जो कि गैर कृषि आय पर लगने वाला कर होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आय कर है, इनकम टैक्स है, वो किस प्रकार का कर है, तो यह एक डायरेक्ट टैक्स है। सरकार आपसे सीधे लेती है, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि यह एक प्रत्यक्ष कर है। अब हम लोग आयकर अधिनियम 1961 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? आयकर अधिनियम 1961, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961, ITA भी बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट। यह पारित कब हुआ? तो 13 सितंबर 1961 को पारित हुआ। और पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1962 से। कुल धाराओं की बात करें तो इसमें कुल 298 धाराएं हैं, कुल अध्याय 23 है और कुल अनुसूचियां हैं 14। और याद रखिएगा कि जो आयकर है यह संघ सूची का विषय है। आपको पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो संघ सूची का विषय माना जाता है आयकर अधिनियम। और यह आयकर अधिनियम 1961 जो है यह महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 1959 को दी थी। और इसी के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 को लाया गया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आयकर अधिनियम 1961 से संबंधित। तो यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको एक एक करके याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आयकर अधिनियम 1961 का स्थान वर्तमान में जो आयकर अधिनियम 2025 ने ले लिया है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हालांकि अभी यह लागू नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आप जाने रहिएगा, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कुछ भी थोड़ा बहुत, तो आप उसका सही जवाब देकर आओगे। तो एक तो है अपना आयकर अधिनियम 1961, जो कि पारित हुआ 13 सितंबर 1961 को और लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। इस समिति के जो अध्यक्ष थे जिसने आयकर अधिनियम 1961 को लाने के लिए सिफारिश की थी, वह कौन थे? तो वह महावीर त्यागी थे। और अगर बात करें आयकर अधिनियम 2025 की, तो यह लागू होगा 1 अप्रैल सन 2026 से।
पहली बार जो कर संग्रहण किया जाएगा वो 2027 में किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो वित्तीय वर्ष होता है उसी के आधार पर टैक्स का संग्रह किया जाता है। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तो 31 मार्च 2027 को खत्म होगा, तो 2027 में कर संग्रह किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है कि आधार वर्ष क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। और एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा कि जिस वर्ष चुनाव होने होते हैं, यानी आम चुनाव के वर्ष की बात हो रही है, उस पर प्रस्तुत आंशिक बजट को लेखानुदान कहते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लेखानुदान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 116। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आयकर अधिनियम 1961 है, इसके आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके आय के 5 प्रमुख स्रोत हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है वेतन से आय, जिसके अंतर्गत मजदूरी, पेंशन, ग्रेच्युटी और कमीशन शुल्क शामिल होता है। दूसरा है व्यवसाय या पेशे से आय, जिसमें व्यवसाय, पेशा, ब्याज, बोनस, लाभ आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा है गृह संपत्ति से आय, जिसमें किराया या खाली संपत्ति की आय को गिना जाता है। उसके अलावा पूंजीगत लाभ से आय यहाँ पर शामिल किया जाता है चौथे नंबर पर, जिसमें संपत्ति या शेयर बेचने से जो आय प्राप्त होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। और पांचवा है अन्य स्रोत से आय, जैसे बैंक में जमा राशि, प्रतिभूति, लॉटरी, उपहार, सट्टा, दौड़ जीत इत्यादि। तो ये 5 प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से आयकर अधिनियम 1961 में आय यानी जो टैक्स है वह लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आयकर अधिभार यानी इनकम टैक्स सरचार्ज की। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाना होता है वो बोला जाता है आयकर अधिभार यानी सरचार्ज। आपको पता है सरकार जब बजट पेश करती है तो एक टैक्स स्लैब रखती है, एक क्राइटेरिया रखती है, जिसमें सरकार ये बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर इससे कम इनकम जनरेट करेगा एक वित्तीय वर्ष में तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए सरकार ने बोला कि एक वित्तीय वर्ष में 2025-26 का वित्तीय वर्ष है मान लीजिए, उसमें अगर कोई 4 लाख रुपए कमाता है, 4 लाख से कम कमाता है, अगर 2 रुपए भी कम कमाता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से ऊपर कमाता है तो 10%, 7 लाख से ऊपर कमाता है तो 20%, और अगर 10 लाख से ऊपर कमाता है तो 25%। ये पहले से फिक्स होता है जब बजट बनता है। और उसमें यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 20 लाख या 25 लाख रुपए कमाता है तो उसको पहले तो 25% देना पड़ेगा, प्लस 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो होता है अधिभार, जो कि पहले से फिक्स होता है कि कितनी इनकम के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति इतनी इनकम जनरेट करेगा तो उस पर अधिभार लगेगा, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। जबकि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी विशेष वस्तु पर लगाए जाने वाला कर उपकर यानी सेंस कहलाता है। सेंस के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि 2021 में इनकम टैक्स से सभी प्रकार के सेंस यानी उपकर को हटाकर अब केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ही सेंस लगता है, जो कि 4% है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है सेंस और अधिभार से संबंधित। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर के प्रकार की। तो कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। जो प्रत्यक्ष कर होता है यह आय पर लगता है यानी इनकम पर लगता है, और जो अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है वो व्यय पर लगता है। पहले आप सीधा सा समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो ऐसे टैक्स जो आप सीधे सरकार को जमा करते हो, मतलब आपने सीधे सरकार को दे दिया, बीच में कोई नहीं है, तो वह टैक्स कहलाता है डायरेक्ट। क्योंकि आपने डायरेक्ट सरकार को दे दिया तो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा यानी प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स, आपने मान लीजिए कि सरकार ने जो टैक्स स्लैब फिक्स किया हुआ है एक वित्तीय वर्ष का, उससे ज़्यादा आपने इनकम जनरेट की तो आपको जितना भी मतलब उसमें रहेगा 10%, 20%, तो आप सीधे सरकार को देते हो, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी वस्तु पर लगा होता है। तो जब आप व्यय करने जाते हो, मान लीजिए आपने टीवी खरीदी, कूलर खरीदा, फ्रिज खरीदा या फिर गाड़ी खरीदी, तो आप सीधे तो सरकार को टैक्स देने जाते नहीं हो। उस गाड़ी पर, उस फ्रिज पर, उस कूलर पर टैक्स पहले से इंक्लूड होता है उसकी कीमत में, और आप कीमत को पे करते हो तो कीमत के साथ वो टैक्स भी पे हो जाता है, क्योंकि कीमत में पहले से ऐड है। तो आपने सीधे सरकार को नहीं दिया,
लेकिन जो व्यापारी है वो सरकार को देगा, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर किस पर लगता है? आय पर लगता है। और जो अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है वो व्यय पर लगता है। जब आप खर्चा करने जाओगे, कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे, तब आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, ठीक है, आयकर मैंने आपको बताया। उसके अलावा पूंजीगत लाभ पर, निगमित कर, लाभांश वितरण, प्रतिभूति लेन देन कर, कारपोरेट कर, स्टाम्प ड्यूटी, रोड कर और प्रॉपर्टी कर। यानी जो रोड टैक्स देते हैं, जिसके पास व्हीकल है तो वो भी सरकार को सीधे जाते हैं। प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है वो भी सरकार को सीधे जाते हैं। तो जो सरकार को सीधे जाता है वो प्रत्यक्ष कर आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, और उसमें एक अप्रत्यक्ष कर का ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहता है। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो अप्रत्यक्ष कर में व्यय पर लगता है, जो कि कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल कर हो गया, आयात कर हो गया, सिगरेट शराब पर उत्पाद शुल्क हो गया। तो ये सबके सब आते हैं अप्रत्यक्ष कर में, यानी जिनको आप सीधे पे नहीं करते हो। उसके अलावा आपके सामने टैक्स स्लैब भी है यहाँ पर 2025-26 का, जो कि 0 से 4 लाख रुपए तक अगर आप इनकम जनरेट करते हो एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको 0% टैक्स देना है। 4 से 8 लाख पे आपको 5% देना है, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 25 लाख में 25%, और 24 प्लस लाख, यानी अगर 25 लाख हो जाता है ना, तो 25 लाख में आपको क्या करना है कि 30% टैक्स देना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर अधिभार भी शामिल हो जाता है फिर, कि इतनी इनकम के बाद आपको अधिभार भी लगेगा, 30% भी लगेगा, और उसके ऊपर 3% या 2% जो भी टैक्स सरकार लगाना चाहे वो टैक्स लगा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। मैंने आपको पहले बताया कि जो आयकर अधिनियम है इसमें कुल 298 धाराएं हैं। तो आपको सभी धाराएं याद नहीं करना है, केवल कुछ ही महत्वपूर्ण धाराएं याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिनमें आपको याद रखना है धारा 2 का 31, जिसमें व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, यानी व्यक्ति कहते किसे हैं। तो इसमें जो व्यक्ति शब्द है, इसमें व्यक्ति, कंपनी, फर्म और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार, संघ, संस्था आदि को शामिल किया गया है। मतलब व्यक्ति का मतलब केवल किसी इंसान से नहीं होता, इसमें व्यक्ति का मतलब किससे होता है? कंपनी से भी होता है, फर्म से भी होता है, संस्था से भी होता है, हिंदू अविभाजित परिवार से भी होता है। फिर आपको याद रखना है धारा 4, जिसमें कर लगाने के आधार की बात कही गई है। तो यह मुख्य चार्जिंग सेक्शन होता है जिसमें कर लगाने का मूल प्रावधान रखा जाता है। फिर धारा 5 याद रखनी है, जिसमें कुल आय का दायरा बताया जाता है कि कौन सी आय कर योग्य मानी जाएगी और कौन सी आय कर योग्य नहीं मानी जाएगी। तो ये किसमें बताया गया है? धारा 5 में। फिर धारा 6 है, जिसमें निवासी की स्थिति की बात कही जाती है। मतलब कोई व्यक्ति भारत में कितने दिन रहा है इसके आधार पर वो निवासी माना जाएगा या अनिवासी माना जाएगा। तो निवासी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा या अनिवासी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, यह बताया गया है धारा 6 में। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 9, जिसमें भारत में अर्जित मानी जाने वाली आयों को शामिल किया गया है। यानी विदेश में अर्जित आय पर भी कुछ आय जो है वो भारत में अर्जित मानी जा सकती हैं। तो वो कौन कौन सी आय हैं उनको शामिल किया गया है। फिर अगला है धारा 10, जिसमें कर मुक्त आय शामिल किया गया है। जैसे कृषि आय जो है इसमें कर नहीं लगेगा, HRA में कर नहीं लगेगा, LTA में कर नहीं लगेगा, PPF में नहीं लगेगा, और ग्रेजुटी जैसी छूटों को बताया गया है कि कौन कौन सी आय जो है वो कर मुक्त रखी गई हैं। फिर अगला है धारा 14, जिसमें आय के प्रमुख 5 शीर्ष बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे कि वेतन हो गया, गृह संपत्ति हो गया, व्यवसाय पेशा हो गया, पूंजीगत लाभ हो गया, व अन्य स्रोत। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये 5 प्रमुख शीर्ष या कि स्रोत होते हैं जिन पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसके बारे में धारा 14 में बताया गया है। फिर अगला है धारा 15 से 17, जिसमें वेतन से संबंधित आय को शामिल किया गया है, जिसमें वेतन, भत्ते, परिलाभ, बोनस, कमीशन आदि को शामिल किया गया है। फिर अगला है धारा 24, जिसमें गृह संपत्ति से कटौती की बात कही गई है, जिसमें ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट की बात रखी गई है। फिर धारा 28 से 44 की बात करें तो व्यवसाय पर पैसे से आय की बात कही गई है, यानी व्यापार या पैसे से लाभ पर
कर निर्धारण की बात कही गई है। व्यापार या पेशे से कितनी आय या कैसी आय जो जनरेट होती है उस पर कैसे कर लगेगा, इसकी बात कही गई है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 45, जिसमें पूंजीगत लाभ की बात कही गई है, मतलब कैपिटल गेन की बात कही गई है। तो संपत्ति बेचने पर हुए लाभ पर कितना कर लगेगा और कैसे लगेगा, इसकी बात धारा 45 में की गई है। फिर अगली जो कर है वो है धारा 54, जो कि पूंजीगत लाभ पर छूट की बात कही गई है, यानी लाभ में नया जो मकान खरीदा जाए उस पर कितनी छूट मिलेगी, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। फिर धारा 56 है, जिसमें अन्य स्रोत से जो आय प्राप्त होती है जैसे ब्याज, लॉटरी, उपहार आदि, तो इस आय पर कहाँ तक छूट दी जाएगी और कहाँ से टैक्स लगाया जाएगा, इसकी बात कही गई है। फिर आती है अगली महत्वपूर्ण धारा, धारा 80C, जिसमें कर बचत निवेश जैसे कि LIC हो गया, PPF हो गया, NSC हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, गृह ऋण आदि निवेश हो गया, जिसमें 1.5 लाख तक की छूट की बात कही गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, याद रखिएगा 80C, जिसमें कर बचत निवेश की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 80D, जिसमें स्वास्थ्य बीमा छूट से संबंधित बात कही गई है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कही गई है, जिसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक की छूट की बात रखी गई है। 50,000 जो है वो अति वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनके लिए है। फिर अगली जो धारा है वो है 80G, जिसमें दान पर छूट की बात कही गई है, मतलब जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं अगर उनको कोई दान देता है तो उनको छूट दी जाएगी, यह कहा गया है धारा 80G में। फिर अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 139, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की बात कही गई है। तो कौन सा व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल करेगा और अंतिम तिथि क्या होगी, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, आयकर अधिनियम की धारा 139 में। फिर अगली धारा है धारा 140A, जिसमें स्वमूल्यांकन कर की बात कही गई है, यानी रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाता द्वारा स्वयं कर की जो गणना है वो की जानी चाहिए या करना चाहिए। इसके बाद अगली है धारा 234 का A, B और C, जिसमें ब्याज व विलंब शुल्क की बात कही गई है, जिसमें रिटर्न या कर देर में भरने पर ब्याज या पेनल्टी क्या होगी, इसकी बात का उल्लेख किया गया है। फिर अगली जो धारा है वो धारा 271 है, जिसमें दंड का प्रावधान है, यानी पेनल्टी का प्रावधान है, जिसमें गलत जानकारी देने या कर ना भरने पर दंड की बात कही गई है। तो क्या दंड होगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, इसकी बात कही गई है धारा 271 में। फिर अगली धारा महत्वपूर्ण है वह है 192, जो कि वेतन पर TDS की बात कहता है। तो नियोक्ता द्वारा वेतन से कर कटौती पहले ही कर ली जाती है। TDS की बात आपको पता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो भुगतान कर रहा है तो TDS के रूप में जो भी टैक्स होता है वो पहले से ही काट कर दे देते हैं। मान लीजिए 50,000 देना है और उसमें 10% TDS है, तो सामने वाला जो है 5,000 काट लेगा 10% के हिसाब से और 45,000 दे देगा। तो वेतन पर जो TDS कटता है उसकी बात हो रही है धारा 192 में। फिर धारा 194 की बात करें तो इसमें ठेकेदारों से TDS की बात हो रही है, तो ठेका भुगतान पर TDS की कटौती की बात हो रही है। तो यहाँ भी वही सीधा होता है कि जितना TDS का टैक्स होता है वो पहले से काट लिया जाता है और उसके अलावा जो राशि होती है उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो यह जो धाराएं हैं आपको इनकम टैक्स से संबंधित याद रखनी है। वैसे तो 298 धाराएं हैं जिनको याद रखना मुश्किल कार्य है, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं धाराओं में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप इन 23 धाराओं को जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।